तो अगेन वेलकम बैक गाइस। आज हम एक और चैप्टर पढ़े मतलब एक और वीडियो पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का, जो कि है पार्ट 3, जिसमें हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मेटल्स की और कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स की हमने वैसी प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली थी, लाइक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो इसमें हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग सेक्शन, जिसमें हमें 3.21 से लेके 3.24 तक पढ़ना है। फॉर दिस कलेक्ट द सैंपल ऑफ द फॉलोइंग मेटल। तो हमें मेटल कौन से लेने हैं जिसकी प्रॉपर्टीज देखनी है? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर? तो यू हैव सीन इन द एक्टिविटी 3.8 दैट मैग्नीशियम जो होता है, जैसे मैग्नीशियम रिबन लिया था ना, उसको जो हमने जलाया था, बर्न विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग व्हाइट फ्लेम आती है मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं। डू ऑल मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है वैसे, बट हम पढ़ेंगे सारे मेटल इसी तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे। लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी हमें देखनी है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या, टीचर असिस्टेंट चाहिए, साथ में स्टूडेंट को आई प्रोटेक्शन भी लगाना है, बट ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, और साथ में पेयर ऑफ टोंग लेना है, जिससे हमें पकड़ना है सैंपल को, फिर उसे जलाना है। ठीक है, फिर कोई प्रोडक्ट अगर हमें मिलता है जलाने के बाद तो उसे कलेक्ट कर लेना है। देन क्या है, लेट द प्रोडक्ट एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन। प्रोडक्ट जो मिलेगा या जो मेटल सरफेस है, जब उसे हम जलाएंगे तो वो जब ठंडा हो जाएगा उसे रख देंगे। ठीक है, अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है विच मेटल बर्न इजिली? तो सोडियम जो है वो इजिली बर्न हो जाता है। ठीक है, सोडियम क्या होता है, रिएक्टिव होता है, वो फटाफट से जल जाता है। वो तो ऐसे रखा रहेगा तो जल जाएगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन मेटल बर्न? तो जनरली येलो कलर हमें मिलता है फ्लेम का, जैसे सोडियम को हमने जलाया तो येलो कलर हमें मिला। हाउ डज द मेटल सरफेस अपेयर आफ्टर बर्निंग? तो ब्लैकिश हो जाता है जो मेटल सरफेस होता है ना जलने के बाद। क्यों? क्योंकि उसमें मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब पहले हाईली रिएक्टिव होगा, फिर धीरे धीरे कम रिएक्टिव होगा। तो सबसे ज्यादा कौन है? सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर? तो जो प्रोडक्ट मिला जलने के बाद वो क्या सॉल्युबल है? तो इसमें आता है सोडियम ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर। सोडियम ऑक्साइड सॉल्युबल है वाटर में, बट अदर मेटल ऑक्साइड जो है वो इनसॉल्युबल है, वो पानी में सॉल्युबल ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाता है। सिंपल सी रिएक्शन है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड। अब फॉर एग्जांपल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, कॉपर को आप जला रहे हो, ठीक है, गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो एयर में, तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना रहेगा? कॉपर ऑक्साइड, जो कि एक ब्लैक ऑक्साइड है। ठीक है, ब्लैक कलर का ऑक्साइड है। तो कॉपर को बर्न किया, मतलब जलाया ऑक्सीजन के साथ, तो कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। ठीक है, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्या है? कॉपर एक मेटल है ना? कॉपर का ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। ठीक है, मतलब कॉपर ऑक्साइड कैसा हो गया? बेसिक इन नेचर हो गया। उसको जब HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो जब भी एसिड बेस की रिएक्शन कराते हैं तो उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो वही चीज यहां पे है। ठीक है, वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। बट सम मेटल ऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। बट सम मेटल ऑक्साइड जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। समझना बात को, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। बट लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ भी
और बेस के साथ भी, और सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? ऐसे मेटल ऑक्साइड विच हैव अ प्रॉपर्टी बोथ ऑफ एसिड एंड बेस एंड बोथ मेटल दीज मेटल ऑक्साइड आर रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस, तो इन्हें बोलते हैं मेटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड एंड बेस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल है, तो Al2O3 ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। फिर ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा, देखो एक बार एसिड के साथ रिएक्ट किया, अब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, ये सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। इसी तरीके से जो जिंक है, जिंक भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो जिंक जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, ZnSO4 बनेगा और वाटर बन जाएगा। फिर ये बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट बनाएगा और साथ में वाटर बन जाएगा। तो ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये जो हमने पढ़ा ना अभी इसमें, अभी यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, उसके एग्जांपल क्या होते हैं और उनके रिएक्शंस, ये दोनों रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। इधर आगे बढ़ते हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ज्यादातर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, वो सॉल्युबल ही नहीं होते हैं पानी में। बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। देखो अगर देखो जनरली क्या होता है, मेटल ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, पर मेटल ऑक्साइड जब पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? अल्कलीज बनाते हैं। ठीक है, अल्कलीज समझते हैं अल्कलीज क्या है। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। ये मेटल ऑक्साइड जो है, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये पानी में डिसॉल्व होके अल्कलीज बनाते हैं। अल्कलीज क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर से रिएक्ट करेगा और ये अल्कलीज यहाँ पे बना देगा, सॉल्युबलाइज हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है। अब वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.9 दैट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। सही बात है ना, सारे मेटल तो रिएक्ट नहीं करते हैं ना सेम रेट से, बल्कि कौन बहुत रिएक्ट करता है? वो सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट, ये वो वाली एक्टिविटी है जिसमें हमने ऐसे ऐसे करके रिएक्टिविटी का बनाया था ना, ऐसे ऑन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। सही बात है, ठीक है। अब मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट IMP। मेटल जैसे कि पोटेशियम और सोडियम है, ये रिएक्ट करते हैं सो विग्रसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। सोडियम और पोटेशियम को अगर ऐसे बाहर छोड़ देंगे तो ये आग पकड़ लेता है, ये तो हमने कई बार डिस्कस कर दिया, ठीक है। हेंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, ऐसा नहीं रखा हुआ है आग लग जाए, ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम को डुबा के रखते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर, मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल के अंदर डुबा के रखते हैं, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं उसे, है ना, और वो जलेगा नहीं। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर है मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है, जो सरफेस होता है मेटल का, जैसे मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम या जिंक या लेड का, ये कवर्ड होते हैं एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से। जैसे मान लो ये है हमारे पास मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या होता है, थिन लेयर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐसे करके प्रेजेंट रहेगी ऑर्डिनरी टेम्परेचर में, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर प्रेजेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आसपास ऑक्सीजन है, ठीक है, ये मैग्नीशियम रखा हुआ है, इधर आसपास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी, लेयर बना देगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो वही ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया मैग्नीशियम के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना दी। अब इससे फायदा क्या होता है, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर बनी ना, ये एक्चुअली प्रोटेक्टिव लेयर है, जिससे क्या होता है, जो अंदर मेटल है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा तो कोरोजन, मतलब वो खराब नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना, मैग्नीशियम रखा है हवा में प्रॉपरली, तो उस पर क्या है, मैग्नीशियम पे पहले ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर ऊपर से बन जाएगी। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जब ऊपर से बन गई तो वो एक प्रोटेक्शन का काम करती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर ना जा करके मैग्नीशियम से रिएक्ट नहीं करती है, तो अंदर जो वो मैग्नीशियम है वो बचा रहता है फर्दर ऑक्सीडेशन से, क्योंकि ऑक्सीडेशन से मेटल खराब हो जाता है ना, फिर फर्दर ज्यादा हो जाता है जब अंदर तक, ठीक है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, जलता नहीं है आयरन, सही बात है, बट आयरन फिलिंग्स जो होती है, आयरन फिलिंग मतलब आयरन का जो ऐसे छोटा छोटा फिलिंग्स हो गई, पाउडर हो गया, ये विग्रसली बर्न करते हैं व्हेन स्प्रिंकल इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर, ऐसे फ्लेम मोमबत्ती जल रही है उसके ऊपर ऐसे डालोगे तो वो जलेगा। कॉपर डू नॉट बर्न, कॉपर बर्न नहीं करता।
बट हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर बर्न नहीं करेगा बट वो कॉपर ऑक्साइड की लेयर जम जाएगी उसके ऊपर काले कलर की। सिल्वर और एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिल्वर और गोल्ड तो रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम ये तो बहुत रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल के अंदर डुबा के रखते हैं। फिर हमने क्या बोला, ऑर्डिनरी टेम्परेचर में जो ये मेटल्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, इनके ऊपर क्या होता है, मैग्नीशियम, इनके ऊपर मेटल ऑक्साइड की कवरिंग रहती है जिससे फर्दर ऑक्सीडेशन इनका नहीं हो पाता और प्रोटेक्टेड रहते हैं मेटल्स। इसके बाद हमने क्या देखा कि आयरन जो होते हैं वैसे जलता नहीं है, बट आयरन फिलिंग्स को अगर हम डालेंगे फ्लेम पे तो वो जल जाएगा, और कॉपर को हम बर्न कर लेंगे तो कॉपर नहीं जलेगा। अब कॉपर नहीं जलेगा तो कॉपर के जहां पे भी आग लगाएंगे वहां पे क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कॉपर ऑक्साइड की लेयर हो जाती है जो कि ब्लैक कलर की होती है। और सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं फाइनली लास्ट पॉइंट, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। अब हमारे पास पॉइंट आता है एनोडाइजिंग। देखो एनोडाइजिंग क्या होती है, पहले बड़ा सिंपल सा समझ लेते हैं। ये है एल्यूमिनियम, ठीक है, ये क्या है, एल्यूमिनियम है। अब मैं चाहता हूं इस एल्यूमिनियम के ऊपर क्या हो एक थिक लेयर बन जाए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। हमने क्या पढ़ा है कि भाई किसी भी मेटल के ऊपर जैसे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के ऊपर जब ऑक्साइड की लेयर बन जाती है तो ये फर्दर ऑक्सीडेशन इस पर नहीं हो पाता है और ये खराब होने से बच जाता है, ठीक है, ये पॉइंट हमने पढ़ा है। अब मैं चाहता हूं इसमें भाई थिक लेयर बन जाए किसकी, एल्यूमिनियम के ऊपर जो है थिक लेयर बन जाए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। इसकी वजह से क्या होगा कि ये ड्यूरेबल रहेगा, ये खराब नहीं होगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर कई बार रिपीट कर दिया, एल्यूमिनियम के ऊपर जब हम थिक लेयर बनाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, उस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम बनाते हैं। किसके ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं। एल्यूमिनियम डेवलप थिन ऑक्साइड लेयर में एक्सपोज टू एयर। देखो ये एल्यूमिनियम हवा में रखा हुआ है तो इसके ऊपर पतली सी लेयर बनेगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, बट मैं चाहता हूं नहीं यार इसमें ना क्या करो मोटी लेयर बना दो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ठीक है, ताकि ये और अच्छे से प्रोटेक्टेड हो जाए। तो वो जो मोटी लेयर बनाने का काम है वो किसकी मदद से होता है, एनोडाइजिंग की मदद से। तो दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, एल्यूमिनियम जो अंदर है उसको बचा लेता है फर्दर कोरोजन से, खराब होने से। द रेजिस्टेंस कैन बी इंप्रूव फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। और ऑक्साइड लेयर को अगर थिक कर देंगे तो वो तो अच्छे से बच जाएगा। तो ड्यूरिंग एनोडाइजिंग क्या करते हैं, क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल लेते हैं, जैसे ये एल्यूमिनियम है, इसको हमने क्या किया, एनोड बना दिया, ठीक है। वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिखा होगा आपने, उसे एनोड कैथोड होता है उसमें। तो मैंने क्या किया, उसमें एनोड को बना दिया एल्यूमिनियम और इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब सिंपल सा देखो ये किया मैंने, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, इसमें ये है एनोड। एनोड क्या है मेरे पास, एल्यूमिनियम है, ठीक है, और ये मैंने बना दिया कैथोड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मतलब करंट पास किया इसमें, बेसिकली करंट पास किया। और यहाँ पे क्या है, ये पूरा भरा हुआ ये डाइल्यूट H2SO4 है। तो जैसे ही उसमें डाइल्यूट H2SO4 में मैं ये करंट पास करूंगा तो डाइल्यूट H2SO4 क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा वाटर में, सल्फर डाइऑक्साइड में, और ये ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजन अलग से निकल जाएगा। और यही ऑक्सीजन जो है, ये जो ऑक्सीजन है ये कंबाइन करेगा इस एल्यूमिनियम के साथ। जो ये पूरा क्या है, ये एल्यूमिनियम है, इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा, ये एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट किया ये वाला, और क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। तो ये जो ऊपर की लेयर है ना, ये ऑरेंज कलर से मैंने बना रखी, ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग हो गई इस तरीके से, ठीक है, और थिक लेयर बन जाती है। तो इसी को बोलते हैं क्या, एनोडाइजिंग। तो द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट एनोड, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी और ये ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगी और थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बना देगी। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजिली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल एन अट्रैक्टिव फिनिश। ये एल्यूमिनियम था मेरा, इसमें मैंने एनोडाइजिंग कर दिया, इसके ऊपर थिक लेयर बना दी ऑक्साइड की, अब मैंने निकाल लिया। अब इसके ऊपर मैं आराम से कलर वलर लगा के इसको थिक जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग है उसके ऊपर मैं कलर वलर लगा दूंगा और बढ़िया से इसको अट्रैक्टिव फिनिश दे दूंगा और किसी भी चीज के काम में ले लूंगा, लाइक कार बनाने के लिए ले लूंगा, कुछ और भी बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए ले लूंगा,
कोई ब्रिज, छोटा ब्रिज बनाने के लिए लूंगा, तो इस तरीके से ही करते हैं। तो आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। यहां पे जो हमने लिया है ये हमें पता चल गया। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विग्रस, ठीक है, मैग्नीशियम कम रिएक्ट करता है, इंप्लाइज दैट इट इज नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम, ठीक है ना। तो सोडियम बहुत रिएक्टिव है, मैग्नीशियम उसके कंपेयर में कम रिएक्टिव है। बट बर्निंग इन ऑक्सीडेंट डज नॉट हेल्प us to decide about the reactivity of zinc, iron, copper and lead। अब ये तो बच गए ना, जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो मैं सिर्फ ऐसे तो नहीं बता सकता ना कि मैंने हवा में जला दी और मैंने प्रॉपर्टीज बता दी, नहीं, मुझे इनकी और भी रिएक्शंस करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो let us see some more reactions to arrive at conclusion about the order of reactivity of these metals। तो जितने भी मेटल्स हम पढ़ रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसा रहेगा ये हमें और क्लियर होगा आगे आने वाली वीडियो से, जिसमें हम देखेंगे कि जिंक, आयरन, कॉपर, लेड ये कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं फर्दर रिएक्शंस में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, आगे हम पढ़ेंगे व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। अब इंटरेस्टिंग रहेगा कि वाटर, इंटरेस्टिंग तो पता नहीं, मतलब इंटरेस्ट तो लेना चाहिए यार बेसिकली पढ़ाई में ना थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ो यार कि क्या हो रहा है, मेटल कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एनोडाइजिंग क्या होती है, ऐसे क्यों करते हैं, और इसके बारे में नेट पे सर्च करो तो क्या होगा। सिर्फ आप नंबर के लिए नहीं पढ़ोगे, फिर आप किसके लिए पढ़ोगे, नॉलेज के लिए, नॉलेज गेन होगी। फिर हो सकता है आप आने वाले टाइम में कुछ ऐसा बना दो जो हेल्प करे, मतलब कहीं हेल्प हो, कुछ आविष्कार टाइप का आप कुछ कर दो, ठीक है। तो ये है बेसिकली, बल्कि पढ़ते तो इसीलिए यार कि नंबर वगैरह के लिए, बट लेकिन उससे ऊपर उठ के थोड़ा और समझो, बातों को सीखो और अपने एंड से कुछ बड़ा करो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और चैनल को शेयर भी कर देना क्लास 10th के बच्चों के साथ या क्लास 9th वाले के बच्चों के साथ भी, उसका भी वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, बाय बाय।